आज बिजी लाइफ होने की वजह से, फास्ट मूविंग लाइफ होने की वजह से हम मूव कर चुके हैं रेडी टू ईट खाने की तरफ, या फिर मैं बोलूँ रेडी टू कुक खाने की तरफ, या फिर फ्रोजन फूड्स की तरफ, जो बनाने में बहुत आसान होते हैं और अगर हम इनको काफी टाइम तक स्टोर करके भी रखें तो ये खराब नहीं होते हैं। तो क्या होता है इनमें ऐसा जो इनको खराब होने नहीं देता है, क्या प्रोसेस होती है इसकी, जानेंगे इस वीडियो में। तो वेलकम टू माय चैनल, दिस इज कविता सिंघल। खाना खराब होता क्यों है? एक्चुअली होता क्या है, जब हम खाना कुक करके रखते हैं उसमें कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस ग्रो होने लगते हैं, या कुछ फंजाई, यीस्ट या माइक्रोब्स जो हमारे खाने को खराब कर देते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ को कम कर देते हैं। या फिर मैं कहूँ कुछ ऐसी केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती हैं जब हमारा खाना एयर के टच में आता है, मॉइस्चर के टच में आता है, या फिर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, आउटर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। तो उसमें कुछ ऐसी केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाती हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू हो जाती हैं, जो इंग्रेडिएंट्स को, हमारे फूड प्रोडक्ट्स में जो इंग्रेडिएंट हैं उनकी केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देती हैं, उसे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं और हमारा खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है और टॉक्सिफाई हो जाता है। तो अब इससे बचा कैसे जाए, इसके लिए यूज किया जाता है फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रिजर्वेशन मेथड्स। अब ये जो मेथड्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये होते हैं टू टाइप्स के। एक होता है फिजिकल प्रिजर्वेशन, एक होता है केमिकल प्रिजर्वेशन। फिजिकल प्रिजर्वेशन को ना मैं फ्रेंड्स दूसरी वीडियो में आऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अदरवाइज। तो अब ये प्रिजर्वेशन मेथड करते क्या है, ये हमारे खाने को खराब होने से बचाते हैं, उनका शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो को इनहिबिट करते हैं, और ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही थी इनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब केमिकल प्रोसेस में होता क्या है, इसमें कुछ केमिकली ऐसे फॉरेन इंग्रेडिएंट्स को या केमिकल्स को, सब्सटेंस को ऐड किया जाता है हमारे फूड प्रोडक्ट्स में, जो प्रिजर्व करते हैं हमारे खाने को काफी लंबे टाइम तक। अब ये जो केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल्स यूज हो सकते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, सबसे पुराना और जो सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल है जो यूज होता है एज एन प्रिजर्वेटिव, वो है सॉल्ट, नमक, सोडियम क्लोराइड। और आजकल सोडियम के और भी बहुत सारे सॉल्ट हैं मार्केट में जो इन फ्रोजन फूड्स में, रेडी टू ईट फूड्स में एज एन प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट, सोडियम सॉर्बेट, सोडियम लैक्टेट और सोडियम एसिटेट, सोडियम गैलेट, सोडियम नाइट्राइट। तो ये सारे जो सोडियम के सॉल्ट हैं ये एज एन प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं। नमक, सोडियम क्लोराइड जो है बहुत ही पुराना और इम्पोर्टेंट प्रिजर्वेटिव है, काफ़ी टाइम से इसे यूज़ किया जाता है। हमने देखा है अचार में नमक डाल के रखा जाता है, वो काफ़ी साल तक खराब नहीं होता है। और हमने अमूल का जो बटर लेके आते हैं वो भी इन टेस्ट कैसा होता है, सॉल्टी। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट को एज एन प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। और हम चीज़ की बात करें, अमूल चीज़ की, उसमें भी सॉल्ट को प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है, या मीट में भी। अब सॉल्ट को इतना ज़्यादा प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि सॉल्ट क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, इनएक्सपेंसिव होता है। तो ये सब रीज़न होते हैं कि सॉल्ट को बहुत टाइम पहले से ही एज एन प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। लेकिन आज मार्केट में सोडियम के और भी बहुत सारे सॉल्ट आ गए हैं जिनको प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। खैर, यहाँ पे मैं प्रिजर्वेटिव मैकेनिज्म बताने से पहले सॉल्ट की छोटी सी एक हिस्ट्री डिस्कस करना चाहती हूँ कि अप्रॉक्स 6500 BC पहले वर्ल्ड की हिस्ट्री में जो नमक था उसने काफ़ी इंट्रीगल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और एक्चुअली इजिप्शियन ही थे जिन्होंने सबसे पहले रिकग्नाइज किया कि नमक में ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हम उसे एज एन प्रिजर्वेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का उन्होंने यूज़ करते हुए अप्रॉक्स 2800 BC में फिश के ऊपर सॉल्ट लगा के उसे स्टोर किया और एक्सपोर्ट किया इन मिडिल ईस्टर्न सोसाइटीज़ में, और अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया। इजिप्शियन ही नहीं, चाइना भी एक ऐसी कंट्री है जिसने सॉल्ट टैक्स लगाकर अपनी इकोनॉमी डेवलप करी और एक अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश किया वहाँ के पीपल्स और सोसाइटी के बीच में। और हमने इंडिया के बारे में भी हिस्ट्री में पढ़ा है कि अप्रोक्स 1930 में सॉल्ट टैक्स लगाकर जो लोग सॉल्ट प्रोड्यूस करते थे या फिर सॉल्ट बेचते थे, उनके ऊपर सॉल्ट टैक्स लगाकर भी पैसे वसूले जाते थे ब्रिटिश सरकार के थ्रू। तो सॉल्ट का बहुत पहले से ही काफ़ी इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन रहा है। और
अगर हम हिस्ट्री की बात करें सॉल्ट की, तो आज डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री उस सॉल्ट की टच करती है। जैसे कि जो सैलरी वर्ड है वो भी कहाँ से ड्राइव हुआ है, सॉल्ट से ही। ऐसा माना जाता है रोमन की जो आर्मी थी उसे एज एन सैलरी सॉल्ट ही पे किया जाता था। तो सॉल्ट यहाँ पर एज एन करेंसी की तरह भी यूज किया गया है। और जो वर्ड है सैलिड, वो भी एक्चुअली सॉल्ट के लेटिन वर्जन से स्टैब्लिश हुआ है। एक्चुअली जो रोमन्स थे वो क्या करते थे, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होता है, ग्रीन लीव्स होती है, उस पर सॉल्ट स्प्रे करके उसे खाया करते थे। तो उन्हें अपने पूरे फूड मटेरियल को, ये जो ग्रीन लीफ और वेजिटेबल्स वाले मटेरियल को सॉल्ट से इंस्पायर होके सैलेड नाम दिया था। खैर ये तो एक ब्रीफ हिस्ट्री थी सॉल्ट के बारे में। तो अब हम जान लेते हैं कि सॉल्ट कैसे हमारे खाने को प्रिजर्व करता है। सॉल्ट क्या करता है, खाने में एक ड्राई एटमॉस्फेयर जनरेट करता है, यानी कि जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसको कम करके वाटर की एक्टिविटी को फूड में जो सॉल्ट है वो रिड्यूस कर देता है। क्या होता है, सॉल्ट में होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, और ये क्या होता है, आयनिक कंपाउंड। तो इसमें पोलर नेचर होता है, और वाटर भी क्या है, इन नेचर पोलर है। तो ये आपस में आयनिक बॉन्ड के थ्रू बाउंड हो जाते हैं एक दूसरे से, और वाटर की अवेलेबिलिटी कम कर देते हैं फूड में, जिससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पैथोजेंस, उनको वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। और हम सबको पता है कि सरवाइव करने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो एनिमल है, प्लांट है, इवन ये जो माइक्रोब्स हैं इनके लिए भी। तो वाटर की डेफिशिएंसी में ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। या फिर हम कहें जब सॉल्ट जो है अपने आयनिक नेचर की वजह से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो फूड मटेरियल में जो अनवांटेड वाटर है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, और जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनके सेल्स में सॉल्ट कंसंट्रेशन कम रहती है। तो हमें पता है ऑस्मोसिस की एक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, वाटर लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगता है। अब क्या होता है कि जो हमारे माइक्रोब्स हैं इनकी सेल्स में कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर वहाँ से सेल के बाहर यानी फूड मटेरियल्स में मूव करता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डिहाइड्रेशन हो जाता है, और वो ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस ऑस्मोटिक प्रोसेस के थ्रू नमक क्या करता है, या फिर मैं बोलूँ सोडियम के और जितने भी अदर सॉल्ट हैं एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और हमारे फूड मटेरियल का शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। खैर नमक एक्चुअली ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी क्रिएट कर देते हैं फूड मटेरियल्स में, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को मिनिमाइज कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, जिससे हमारा फूड मटेरियल्स खराब नहीं होते हैं, वो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। उसको हम स्टोर करें तब भी वो खराब नहीं होते हैं। ये तो एक केमिकल प्रिजर्वेशन का मेथड है। सिर्फ केमिकल प्रिजर्वेशन से ही खाने को प्रिजर्व नहीं किया जा सकता बहुत लंबे टाइम तक। तो अगर हमने अपने खाने को लंबे टाइम तक, महीनों तक स्टोर करना है, तो हमें केमिकल प्रिजर्वेशन ही नहीं, फिजिकल प्रिजर्वेशन भी उसके ऊपर अप्लाई करना होगा। यानी कि ये दोनों मेथड को जब एक साथ लगाया जाता है फूड मटेरियल्स के ऊपर, तो हमारा खाना काफ़ी महीनों तक प्रिजर्व रहता है। अब ये फिजिकल प्रिजर्वेशन किस तरीके से वर्क करता है, ये मैं अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर चेक करें। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस और टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।